अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम एक नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले आज 8 लेक्चर में हमने जो हमारा रोटेशनल डायनामिक्स था उसको मुकम्मल कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ शुरुआत करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की। इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है ये। इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो हमको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है फ्लूइड्स की। जैसे कि आप सभी को पता है 11th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर। तो आज इस लेक्चर में हमें उसी तरह का एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, सॉलिड हमारा 11th में हो चुका है और 12th में जो सेकंड वाला चैप्टर इंक्लूडेड किया गया है उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई नया चैप्टर नहीं है। अगर आप पिछला पुराना सिलेबस उठाकर देखोगे तो आपको 11th में थोड़ा सा एक फ्लूइड का पार्ट था, ठीक है, एक चैप्टर में, और सरफेस टेंशन जो पुराने सिलेबस में 12th में था। तो दोनों चैप्टर को कंबाइन करके इस चैप्टर को बनाया गया है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले मैटर के ताल्लुक से बता दूं कि मैटर क्या होता है, मैटर के कितने स्टेट होते हैं। आप सभी को बताऊंगा। मैटर के जनरली आपने 3 स्टेट सुने होंगे, एक होगा सॉलिड, एक लिक्विड और तीसरा गैस, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। इस चैप्टर में हमको एक चौथे वाला इसके साथ में इंक्लूड करना है जिसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ये मैटर का स्टेट होता है, लेकिन ये एक फाइनाइट वक्त के लिए होता है, फाइनाइट टाइम के लिए होता है। ये जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन ये जो होता है कुछ वक्त के लिए होता है, कुछ उसके बाद में ये डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके हमको 3 मैटर तो आप सभी को पता है जनरली, एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एक हमको यहाँ पर प्लाज्मा भी पढ़ना है। तो देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, इसके ताल्लुक से आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड भी आपको पता है सॉलिड क्या होता है, जैसे रिजिड बॉडी हमारी, लिक्विड भी आप सभी को पता है, और गैसेस भी पता है। तो आपने 11th में ये पढ़ लिया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और इस 12th में हमको पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैस, है ना। और लिक्विड और गैस का अगर कंबाइन किया जाए तो उसे कहा जाता है फ्लूइड्स। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अगर आप आपका टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सबसे पहले आपको रिकॉलिंग क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको सामने रिकॉलिंग क्वेश्चन रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हाउ इंपॉर्टेंट्स आर फ्लूइड्स इन आवर लाइफ, कि हमारे ज़िंदगी में फ्लूइड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेशक हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड और गैस है, और ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारे ऑक्सीजन गैस, ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम हमारे ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिक्विड्स, अगर हम लिक्विड में पानी का एग्जांपल लेते हैं, वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से पेट्रोल, डीजल, ये सारी क्या है, लिक्विड्स है, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। तो उसने सवाल वही पूछा है कि हाउ इंपॉर्टेंट्स आर फ्लूइड इन आवर लाइफ, का ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जनरली आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहा जाता है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में प्रेशर तो हम अभी डिस्कस करने वाले कि प्रेशर क्या होता है, ये मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है ना, तो देखिए इसके अंदर इसके नाम से ही पता चलता है, एटमो और स्फीयर, दो चीज़ों को मिलाकर बना है। स्फीयर मतलब इस वाली शेप जिस तरह से हमारी अर्थ वगैरह है, और जो यहाँ पर एटमो इस्तेमाल हुआ है इसके लिए आपको याद रखना है एटमो मतलब एयर। ठीक है, तो अगर आप आपकी अर्थ पर या किसी भी स्फीयर पर अगर आप एयर का प्रेशर अपने आप पर महसूस करें, अगर आप किसी भी स्फीयर पर या अर्थ पर हमारे बॉडी पर एयर का प्रेशर महसूस करें, तो इस प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत आसान जुमलों में मैंने इसकी डेफिनेशन बताया आपको, इसकी तारीफ बताया कि अगर किसी स्फीयर पर या अर्थ पर हम हमारे बॉडी पर अगर एयर का प्रेशर महसूस करें तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज इट क्लियर। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि हमारी ज़िंदगी में लिक्विड और गैस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बगैर हमारी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन के एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके रिकॉलिंग क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि डू यू फील एक्सेस प्रेशर वाइल स्विमिंग अंडर वाटर। क्या आप जब पानी के अंदर तैरते हो क्या आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर अपने आप पर फील करते हो। तो अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हो, तैराकी अगर आपकी अच्छी है, तो आपको पता होगा कि जब हम पानी के अंदर होते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका प्रेशर हमारे पर महसूस होता है, जो सरफेस टेंशन में पार्ट आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर वहाँ पर बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज सरफेस टेंशन वगैरह की। ये 3 क्वेश्चन है जो आपके रिकॉलिंग क्वेश्चन के हैं ना। अब आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में उसने आपको छोटी छोटी चीज़ें समझा के दिया है
इंट्रोडक्शन में उसने आपको ये बताया, जो मैंने आपको बताया कि जो मैटर के जो स्टेट होते हैं वो 3 होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और आपको यहाँ उसके साथ में प्लाज्मा लेना है, उसने आपको विस्कोसिटी बताया। तो धीरे धीरे करके हम इसको डिस्कस करते हैं ना। तो आइए सबसे पहला हमारा सवाल है कि व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड्स, ठीक है। सबसे पहला आज इस लेक्चर का हमारा सवाल है कि फ्लूइड किसे कहा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड्स, तो इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ कि फ्लूइड्स किसे कहा जाता है। देखिए फ्लूइड्स का मतलब होता है अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, है ना। ऐसे सब्सटेंस जो बह सकते हैं, जो फ्लो हो सकते हैं, उसे कहा जाता है फ्लूइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड है फ्लो का मतलब क्या होता है, तो फ्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है। तो ऐसे शय जो बह सकती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। या ऐसे सब्सटेंस जो बह सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, तो इसके एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने बताया कि इसके एग्जांपल होंगे लिक्विड, इसमें सारे लिक्विड्स आ जाएंगे, और गैस, ठीक है। अगर आप गौर करें तो हम जब भी हमारे सामने बहने से वर्ड आता है तो हम पानी को समझते थे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर लिक्विड्स में बहुत सारे लिक्विड्स हो सकते, जैसा पेट्रोल बहता है, ठीक है। उसके बाद में डीजल, उसके बाद में आपका वाटर तो ऑलरेडी आपको पता ही है। इसी के साथ साथ में गैसेस भी जो होती है वो फ्लो होती है ना। अगर आप देखोगे जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, जब वो स्मोक करते हैं तो इस तरह की जो गैसेस होती है वो बहती हुई जाती है, ठीक है। तो ये जो होती है इसकी एग्जाम्पल है लिक्विड एंड गैसेस। अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड्स, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो बह सकते हैं उसे फ्लूइड्स कहते हैं। जो फ्लो है, हम यहाँ पर सॉलिड को फ्लूइड्स क्यों नहीं कह रहे, तो मैं आपको उसके रीज़न बताता हूँ। जो यहाँ पर वर्ड फ्लो है, ये फ्लो का मीनिंग आपको समझना जरूरी है कि फ्लो किसे कहा जाएगा। तो देखिए मैं आपके सामने 2 एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास में ना एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्लास है, इस गिलास में इस तरह से पानी है, ये गिलास में फुल ऑफ वाटर है, पूरा गिलास में पानी भरा हुआ है। हमने क्या किया कि इसके लिए हम पहले 2-3 पार्टिकल ले लेते हैं। इसमें हमने बोला कि इसमें 2 पार्टिकल है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। 2 पॉइंट है, और इसमें पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इसमें कितने पॉइंट लिए हमने, 3 पॉइंट लिए। इसमें 2 ही पॉइंट है, इसमें भी 3 ले लेते, कोई बात नहीं, पॉइंट सी, है ना। इसमें भी 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इसमें भी 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब हमने क्या किया, हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, है ना। इसे कहा जाता है टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। हमने क्या किया, यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया और इस ऑब्जेक्ट पर भी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई की। हम फ्लो समझ रहे, फ्लो किसे कहेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे टेंजेंशियल फोर्स, तो इसकी ये क्या होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो इसकी बाद वाली डायग्राम कैसी बन जाएगी, इसकी बाद वाली डायग्राम इस तरह से बनेगी, ठीक है। पॉइंट ए अपनी जगह पर रहेगा, बी अपनी जगह पर रहेगा, सी अपनी जगह पर रहेगा। ये एक जगह से देखिए मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। पहले हम इस पर फोर्स हमने अप्लाई किए तो हमने ये देखा कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एक्स पैदा हुआ और ये यहाँ पर चले गए। और यहाँ जाने के बाद में यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, लाइक अ रिजिड बॉडी, है ना। तो हमने जब इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये एक हमारा सॉलिड है, ठीक है। हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये हुआ कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एक्स जनरेट हुआ और ये अपने एक प्लेस से दूसरी जगह पे चले गए। तो क्या हम इसे फ्लो कहेंगे, तो आंसर हम इसे फ्लो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो इसके पार्टिकल है ना, इसके पार्टिकल जब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गया तो इसकी जो पार्टिकल की जो पोजिशन है वो एज इट इज़ है। इसका मतलब ये है कि ये एक डिसिप्लिन मूवमेंट है ना। इसमें जो पार्टिकल का जो मोशन है वो डिसिप्लिन मोशन है, एज इट इज अपने प्लेस पर है। पॉइंट ए पॉइंट की जगह पर है, बी पर है और सी पर है, ठीक है। इसीलिए हम इसको फ्लो नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको मूवमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूवमेंट। यानी कि जब हमने इस मास पर फोर्स अप्लाई किया, टेंजेंशियल फोर्स, तो इसमें मूवमेंट हुई। तो मूवमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर पार्टिकल में डिसिप्लिन मोशन है, ठीक है, वो अगर अपने जगह को, अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहे तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको रिजिड बॉडी बताया था कि अगर रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस पर हम कितना भी फोर्स अप्लाई करें, उसके बाद भी अगर उसके किसी 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो अगर कांस्टेंट होता है तो उसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो ये रिजिड बॉडी वाली एग्जांपल है जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको मेंशन की गई है, ठीक है। तो हमने इस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो हमने देखा कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर गया, लेकिन जो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो डिसिप्लिन पोजीशन है, इसीलिए हम इसको फ्लो नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको मूवमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको मूवमेंट। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर मूवमेंट हुआ, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फ्लो की एग्जांपल है ना। तो देखिए हमने क्या किया, एक गिलास लिया, इस गिलास में हमने पानी भरा, ठीक है, और यहां से इस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो हमने ये देखा जैसे ही इसमें टेंजेंशियल फोर्स हमने अप्लाई किया तो ग्लास की जो बाद में वाली शेप होगी वो ऐसी भी हो सकती है, ठीक है।
तो ग्लास की शेप ऐसे हो गई और हमने ये देखा कि ये जो पानी है, ये पानी ऐसे आया और ऐसे गिरकर इधर बहने लगा। ठीक है, आप घर पे एग्जाम्पल परफॉर्म कर सकते हो। इस तरह से गिलास में पानी भरिए और इधर से आप टेंजेंशियल फोर्स लगाइए, गिलास ऐसे झुकेगा, तो जैसे ही गिलास झुकता है एक पर्टिकुलर एंगल पर तो उसमें से पानी बहना शुरू होता है। अब जो इसमें पार्टिकल था पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो ये क्या होगा, हो सकता है पॉइंट सी यहाँ आ जाए, पॉइंट बी यहाँ आ जाए, पॉइंट बी यहाँ पर आ जाए। तो अगर हम गौर करें तो इसमें जो इस वाले एग्जाम्पल में जो पॉइंट का जो मोशन है वो डिसिप्लिन मोशन नहीं है। देखिए सी यहाँ पर था, सी बाहर आ गया, कहाँ आ गया, ठीक है, ए कहाँ था तो एक सबसे आगे चले गया, बी यहाँ पर आ गया। मतलब इस ये वाले एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में जो पार्टिकल की जो मोशन है वो डिसिप्लिन है, रैंडम मोशन है। कैसी मोशन है, रैंडम मोशन। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया फ्लो को और मूवमेंट को, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करने के बाद में वो अपने प्लेस को चेंज करे, लेकिन अगर उसके पार्टिकल में डिसिप्लिन मोशन हो तो उसको मूवमेंट बोलेंगे, और अगर इनडिसिप्लिन मोशन हो या रैंडम मोशन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम फ्लो बोलेंगे, है ना। तो जब हम पानी को इस तरह से, जब पानी की ग्लास पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब पानी उसमें से निकलता है तो हम उसको फ्लो बोलते हैं, क्योंकि उसमें पार्टिकल की जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, इनडिसिप्लिन मोशन होती है। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आया। तो अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड्स, ऐसी शय जो बह सकती है उसे फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये 3 एग्जांपल है, आपको याद रखना है, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो हमको फ्लूइड्स की डेफिनेशन समझ में आ गई कि ऐसे सब्सटेंस जो बह सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने है। और मूवमेंट किसे बोलेंगे, अगर डिसिप्लिन मोशन है पार्टिकल में तो उसे मूवमेंट बोलेंगे, और इनडिसिप्लिन मोशन है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे फ्लो बोलेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। देखिए इसमें आपको आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी बताओ। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स की खुसूसियात, इसकी कितनी खुसूसियात है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट खुसूसियात है। इसको अच्छे से समझना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज इनकम्प्रेसिबल। ये जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल से मुराद क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कंप्रेस किसे कहा जाता है, आपने स्पंज तो देखा है, हम स्पंज को पकड़ते हैं, पकड़कर हाथ से दबाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब हम स्पंज को पकड़ के दबाते हैं तो वो धीरे धीरे दब सकता है ना। लेकिन जैसे ही अपना फोर्स हटाते हैं वो दोबारा अपने इब्तिदाई हालत में वापस आ जाता है। वो एक इलास्टिसिटी का अलग मैटर है, हमको उस पर डिस्कस नहीं करना, अभी सिर्फ हमको कंप्रेस समझना है। हमने क्या किया, स्पंज को पकड़ के दबाया तो हमने देखा कि स्पंज आपका दबा। ठीक है, देखिए मैं आपको इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास में एक स्पंज है, मान लीजिए इसकी जो मास है वो 2 kg है, खैर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है मास, 1 kg, और जो इसका वॉल्यूम है इसका 4 मीटर क्यूब। कितना है, 4 मीटर क्यूब। हमने क्या किया, हम जानते हैं कमियत बराबर होता है कसाफत ज़रफ़ हजम, है ना। कमियत बराबर कसाफत ज़रफ़ हजम, ये फार्मूला आप सभी को पता है। हम यहाँ से अगर कसाफत निकाले तो यहाँ कमियत बटे हजम, कमियत कितनी है 1 kg, हजम कितना है 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा, यहाँ 1 को डिवाइड करना है तो यहाँ लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, बचे 2 लोग, इस पास 4 पंजे 20। इसका आंसर कितना आ गया, 0.25 आ गया आपके पास में रो। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम और यहाँ पर मीटर का क्यूब। ये आपके पास में क्या आ गया, इसकी डेंसिटी आ गई, कसाफत आ गई। तो ये आपके पास में एग्जांपल है ना। अब हमने क्या किया, इस पर अपना फोर्स अप्लाई किया। तो हम जब इसको पकड़ के दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने से इसका मास तो कम नहीं होगा, लेकिन इसके वॉल्यूम पर इसका असर पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद में हमने ये देखा कि पहला जो इसका मास 1 kg था, इसका जो वॉल्यूम था वो था पहले 4 मीटर क्यूब था, अब ये हो गया 2 मीटर क्यूब। हमने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से उसका वॉल्यूम कम हो गया। अब हम इसकी डेंसिटी निकालते हैं। हम बोलेंगे कमियत बराबर होता है कमियत बराबर कसाफत ज़रफ़ हजम। उसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे तो कसाफत बराबर क्या हो जाएगा, कमियत बटे हजम। कमियत कितनी है 1 है, हजम कितना है 2 है, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.5। देखिए कैसा, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, यहाँ लगाएंगे 0, 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.5, और पहले कितना था 0.25। तो देखिए अभी क्या हुआ, डेंसिटी चेंज हो गई। यहाँ पर डेंसिटी 0.25 आई और यहाँ पर डेंसिटी कितने आ गए 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम को अगर चेंज कर रहे हैं तो इसकी डेंसिटी भी चेंज हो रही है। लेकिन फ्लूइड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इनकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। डेंसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फ्लूइड्स कहा जाता है। इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। इसकी जो डेंसिटी होती है वो
जो होती है वो कांस्टेंट होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इनकम्प्रेसिबल। ये इस तरह से दबते नहीं है ना। आपने अभी अभी देखा कि हमने क्या किया, इसकी डेंसिटी को कम किया, इसके वॉल्यूम को कम किया, तो इसके डेंसिटी पर असर पड़ गया। लेकिन ये जो मटेरियल, ये जो सब्सटेंस होते हैं फ्लूइड्स, ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। क्या लिखोगे आप कि जो आइडियल फ्लूइड्स की जो आइडियल फ्लूइड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इनकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसका क्या कहता है कि ये इट इज इररोटेशनल। ठीक है, इट इज इररोटेशनल। ये जो होते हैं फ्लूइड्स जो होते हैं इररोटेशनल होते हैं। रोटेशनल किसे वो कहेंगे, आपने देखा रोटेशन का मतलब होता है घूमना, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लूइड्स जो होते हैं वो इररोटेशनल होते हैं। इररोटेशनल से मुराद क्या है, जैसे आपके पास में एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने क्या किया, पानी अगर बह रहा है, आपने फुटबॉल को उस पर रखा तो फुटबॉल पानी के साथ में बहता जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं होगा कि फुटबॉल अपने एक्सिस पर घूमेगा और पानी के साथ भी बहते जाएगा, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता, ये इररोटेशनल नहीं होते। तो ये क्या होता है, तो आंसर है इसकी जो मूवमेंट होती है, थर्ड वाला पॉइंट, इट इज स्टेडी फ्लो। इसकी जो फ्लो होने की जो मतलब पोजीशन बताई गई है वो कैसा, स्टेडी फ्लो होता है। ये कैसे होते हैं, स्टेडी फ्लो होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोटेशनल होते हैं, है ना, ये गोल गोल नहीं घूमते, तो ये फिर कैसे चलते हैं, ये स्टेडी फ्लो होते हैं। एक डिसिप्लिन मोशन में इसका एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो तीन प्रॉपर्टी हो गई आपकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी की इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इररोटेशनल होते हैं, ये घूमते नहीं है बल्कि कैसे फ्लो होते हैं, स्टेडी। स्टेडी का मतलब आप सभी को पता है, आपने स्टेडी करंट पढ़ा होगा, आपका उस ग्राफ में, ग्राफ भी आपने देखा होगा, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट होता है ना, ये वाला स्ट्रेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि हर नुक्ते पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मुस्तकिल होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं, स्टेडी फ्लो होते हैं, ऐसे इस तरह से स्ट्रेट। ये रोटेशनल नहीं होते। इसकी फ्लो कैसी होती है, इसकी जो फ्लो होती है वो स्टेडी फ्लो होती है। ठीक है, ये हो गया इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब चौथी वाली आखिरी प्रॉपर्टी, चौथी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, चौथी वाली ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी वो जीरो होती है। ये नॉन विस्कस होते हैं। क्या होते हैं ये, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का क्या मतलब है, तो इसको समझिए। जैसे विस्कोसिटी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी किसे कहते हैं। तो मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ, पानी का बूंद और शहद का बूंद। आप इस तरह का एक सरफेस लो, आपके हथेली पर यहाँ पर एक पानी का बूंद छोड़ दो और यहाँ पर एक शहद का बूंद छोड़ दो, जल्दी नीचे कौन स्लिप होगा, तो आंसर है पानी। क्यों? क्योंकि जब पानी जब चलता है तो उसकी जो रुकावट होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन शहद में रुकावट ज़्यादा होती है। और किसी भी फ्लूइड्स की, है ना, किसी भी सब्सटेंस में जब कोई भी सब्सटेंस जब चलता है उस दौरान जो उसको रुकावट महसूस होती है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, पानी की कि शहद की, तो आंसर है शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है। क्योंकि जब वो चलता है तो उसमें रुकावट ज़्यादा महसूस होती है उसे, और जब पानी चलता है तो उसे रुकावट कम महसूस होती है, और इसी रुकावट को विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो पानी और शहद की अगर एग्जांपल ली जाए तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और पानी की विस्कोसिटी कम होती है ना। इसीलिए जो आपके फ्लूइड्स होते हैं वो नॉन विस्कस होते हैं। क्या होते हैं, नॉन विस्कस। इसका मतलब यह है कि इसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है। ठीक है, ये है फ्लूइड की चौथी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चारों भी प्रॉपर्टी याद रखती है। सबसे पहले इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, इसकी जो डेंसिटी होती है कांस्टेंट होती है, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ये इरोटेशनल होते हैं, ये ऐसे नहीं चलते बल्कि कैसे चलते हैं, ऐसे स्टेडी। ठीक है, अब अगर स्टेडी चल रहे हैं तो वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट शुड बी कांस्टेंट, है ना। हर नुक्ते पर जो वेलोसिटी होती है कांस्टेंट होती है और जो इसकी विस्कोसिटी होती है वो जीरो होती है। ये नॉन विस्कस होते हैं। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। आई होप आपको तमाम प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। देखिए चारों प्रॉपर्टी आपकी मुकम्मल होगी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल भी हो गया। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट। इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, ये भी मैंने आपको बता दिया हो। उसके बाद में इट इज़ नॉन विस्कस, ये भी मैंने आपको बता दिया, नॉन विस्कस है। और चौथी वाली प्रॉपर्टी इट्स फ्लो इज स्टेडी, इसका जो फ्लो होता है वो स्टेडी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये तो हुआ आपका आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। अब आपको नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल फ्लूइड्स। जनरल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो एक एक करके प्रॉपर्टी समझिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए कहीं पर भी आपको पूछ सकता है। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये
जो अपने अंदर जो इन पर हम डिफॉर्मेशन होता है, ये डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं कर सकते, डिफॉर्मेशन को ये अपोज नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं कर सकते। डिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? आपने इलास्टिसिटी में देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके डायमेंशन चेंज हो जाते हैं, है ना। और जो हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है। तो आपने उस चैप्टर में एक एक्सप्रेशन भी पढ़े होंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन, है ना। बाद में चल के स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, हुक्स लॉ बनता है। तो बॉडी में जितना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, बॉडी में उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा। तो ये जो फ्लूइड्स जो होते हैं ये डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो इसमें डिफॉर्मेशन पैदा हो जाता है। और कौन सा डिफॉर्मेशन? तो आंसर है इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाता है। कौन सा? परमानेंट डिफॉर्मेशन। आई बात समझ में? अगर हम इस पर हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाता है। ये डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं कर सकता। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरी प्रॉपर्टी है इट कैन फ्लो। ये क्या होती है? इट कैन फ्लो, ये बह सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। सॉलिड बह नहीं सकते, सॉलिड मूव कर सकते हैं, लेकिन फ्लूइड जो होते हैं इट कैन फ्लो, ये बह सकते हैं। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। इसकी तीसरी वाली प्रॉपर्टी थोड़ा मैं आपको हटके बता रहा हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो फ्लूइड्स की क्या होती है? जीरो होती है। आप लोगों ने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी पढ़ा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। तो फ्लूइड्स की जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है वो जीरो होती है। मैं आपको बता देता हूँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किससे कहा जाता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब होता है, जनरली याद रखिए, कि अपने अंदर चेंज ना होने देना, है ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? अपने अंदर चेंज नहीं होने देना। जैसे आप मुझे ये चाहोगे कि मैं एक बायोलॉजी का टीचर बन जाऊँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं अपने अंदर चेंज नहीं होने दूंगा, है ना। हर शय ये चाहती है कि अपने अंदर चेंज ना हो, तो उसी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। यानी अपने अंदर डिफॉर्मेशन की वजह से कोई चेंज पैदा ना होना, उसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जो आपके फ्लूइड्स जो होते हैं उनकी जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि ये डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं कर सकते, इसीलिए इनके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जीरो होती है। और अगर इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए तो इनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो जीरो होती है। इज इट क्लियर? इसको आप पानी में डालिए, इसको आप पानी के गिलास में डालिए, ये पानी के गिलास की शेप ले लेंगे। इसे आप एक पॉट में डालिए, ये पॉट की शेप ले लेंगे, ठीक है। इसे आप एक शिरखुरमा जिस बर्तन में हम पीते हैं उसमें डालिए, वो उसकी शेप ले लेगा। जिस भी शेप में आप इसे करना चाहो ये उस शेप में आसानी से हील हो जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। 3 प्रॉपर्टीज। सबसे पहले डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं कर सकता, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाता है। इट कैन फ्लो, ये आसानी से बह सकता है। और इसकी तीसरी वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? इसकी जीरो होती है, ठीक है। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाँ, एक और चीज़ है इसके पहले, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड्स एट रेस्ट, है ना। अगर फ्लूइड रेस्ट में हो तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए, ये एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, स्टैटिक्स का मतलब होता है हालत सुकून। हाइड्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड्स की स्टडी करेंगे और वो फ्लूइड्स कैसे होंगे? वो फ्लूइड होंगे एट रेस्ट, है ना। तो इस किस्म की स्टडी को, इस किस्म की मालूमात को हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, है ना। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो शाख, वो ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड्स की हरकत का, फ्लूइड्स का मुताला करें और वो फ्लूइड्स कैसे होंगे? हालत सुकून में होंगे, एट रेस्ट होंगे। तो इस किस्म की स्टडी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक्स, जो आगे चल के आपको आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रोस्टैटिक्स। स्टडी का मतलब हालत सुकून होता है ना। तो अगर हम फ्लूइड्स की हालत सुकून में मुताला करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक्स। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो सुना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी जब वो हालत सुकून में हो। तो इसी तरह से अगर फ्लूइड्स हालत सुकून में हो तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्टैटिक्स। आप इसको आप कभी भूलेंगे। प्रेशर क्या होता है? तो याद रखिए, प्रेशर इज अ परपेंडिकुलर,
फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। एक पर यूनिट एरिया पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसे क्या कहा जाता है, प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स किसे कहेंगे, तो आइए समझिए। हमारे पास सामने इस तरह से देखिए, ये आपके पास में एरिया है ए, हमने क्या किया, इस पर अपना फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। एक दूसरे वाली एग्जांपल लिख लीजिए, ऐसे हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया। और एक तीसरी वाली एग्जांपल लिख लीजिए, ये भी एक पर्टिकुलर एरिया था, हमने इस पर अपना फोर्स अप्लाई किया, फोर्स फोर्स फोर्स। तीनों में से कौन सा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब जो सरफेस के साथ में क्या क्या बना है, थीटा इक्वल टू 90। तो ये वाली जो आपकी एग्जांपल है ये है आपकी प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, बस हो गया प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, इकाई रकबे पर अमल करने वाली उमूदन कुव्वत, इकाई रकबे पर अमल करने वाली उमूदन कुव्वत को कहा जाता है प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या यहाँ से हम एरिया नहीं, प्रेशर नहीं निकाल सकते, तो आंसर है यहाँ से भी निकाल सकते, लेकिन हमें इसके दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक तो ये कंपोनेंट, ठीक है, ये आपका फोर्स की जो होगा आपका पैरेलल होगा, है ना, और ये जो फोर्स होगा ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। अगर इसे भी देखिए तो ये भी जो आपका फोर्स होगा ये आपका पैरेलल होगा, और ये वाला जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये इसके एग्जाम्पल है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहा जाता है, इसे प्रेशर कहा जाता है, इकाई रकबे पर अमल करने वाले उमूदन कुव्वत। इसके यूनिट क्या होंगे, ऐसा यूनिट फोर्स है, फोर्स का यूनिट आप सभी को पता है न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, और ये आगे चल के बनता है पास्कल। क्या बनता है, पास्कल। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, याद रखने आपको, है ना। तो ये तो था आपका एसआई निज़ाम में, आप इसका सीजीएस में भी लिख सकते हो, आप लिख लेना। तो फोर्स अपॉन एरिया का हमने क्या लिखा, न्यूटन अपॉन मीटर। अब हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए ऊपर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आप सभी को पता है, m1 L1 T-2। ये कैसे आपको पता है ना, F इक्वल टू ma, इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा, m1 होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का होगा आपका L1 T-2, है ना। ओके, तो आपने क्या किया, m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय आपके पास में ये जो कि एरिया है, एरिया जो है वो क्या है, मीटर का स्क्वायर है, मीटर मतलब लेंथ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका m1, देखिए प्लस का 1 और ये प्लस का 2 पर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका L1 - 2 इंटू T-2, ठीक है। फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका m1 L प्लस के 1 और माइनस के 2 में क्या बचेगा, फिर यहाँ बचेगा L-1, यहाँ बचेगा T-2।